गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्न उत्तर का मैराथन क्लास चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 3 क्लास कंप्लीट किया है। आज क्लास नंबर 4 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज भी हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण से जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हमने 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी बीजक, इसके संकलन करता है धर्मदास। इसके बाद साहित्य लहरी, रामचरितमानस और फिर रसिक प्रिया। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी उत्तरा, अतिमा, लोकायतन और सत्यकाम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, के विरुद्ध और चुका भी नहीं हूं मैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी परिवर्तन, फिर सरोज स्मृति, फिर ब्रह्म राक्षस और फिर बाघ। तो पहले परिवर्तन, फिर सरोज स्मृति, फिर ब्रह्म राक्षस और फिर बाघ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी आधा गांव, फिर लालटीन की छत, मैया दास की माड़ी और फिर समय सरगम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी फांसी, फिर शरणार्थी, एक और जिंदगी और फिर मांस का दरिया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी पश्यंती, तमाल के झरोके से, फिर वाद विवाद संवाद और फिर शतिप्ता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरणों ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी सृजन के हेतु, फिर सप्तपर्णी, फिर वे देवता नहीं हैं और फिर चिड़िया रैन बसेरा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो पहले प्रकाशित हुई थी हानुस, फिर माधवी, फिर मुआवजे और फिर आलमगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार उनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों का प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो रामविलास शर्मा के अनुसार उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों का प्रथम प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, फिर भाषा और समाज। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले प्रकाशित हुई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, फिर भाषा और समाज, फिर नई कविता और अस्तित्ववाद और फिर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालक्रम के दृष्टि से
अवधारणाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कालक्रम की दृष्टि से अवधारणाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं विलियम ब्लैक, फिर फर्डिनांड द सार्स्यूर, फिर माइकल फुको और फिर जॉक देरिदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुमेलन करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है पूर्वी हिंदी। तो ये जो है बघेली के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है मगही। इसके अलावा मैथिली भी आती है, भोजपुरी भी आती है। मैथिली और भोजपुरी भी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, ये बिल्कुल सही है। कन्नौजी के अलावा ब्रज भाषा भी आती है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। खड़ी बोली भी आती है। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो इसके लेखक हैं सुमन राजे। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है चर्यापद। तो इसके लेखक कौन है? चर्यापद, तो इसके लेखक हैं सबरप्पा। इसके बाद श्रावकाचार, जो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, श्रावकाचार, तो इसके लेखक हैं देवसेन। इसके बाद योगचर्या, तो इसके लेखक हैं डोम्बिपा। और फिर दोहा कोश, इसके लेखक हैं सरहपा। यहां पर भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ये पंक्तियां हैं। तो पहले आता है बिगसा कुमुद देखी सती रेखा। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बिगसा कुमुद देखी सती रेखा, तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मेरे नैना विरह के बेलबई, तो मेरे नैना विरह की बेलबई, इसके लेखक हैं सूरदास। कवित विवेक एक नहीं मोरे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। और काया नगरी बनी अति सुंदर, इसके लेखक हैं कबीरदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पंक्तियां जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहां भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है गौड़ीय संप्रदाय। इसके अंतर्गत कौन आते हैं या इसके प्रवक्ता कौन है? गौड़ीय संप्रदाय, तो इसके अंतर्गत आते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश गोस्वामी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। और फिर माधवा संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है रणमल छंद, इसके लेखक कौन है? रणमल छंद, तो इसके लेखक हैं श्रीधर। विजयपाल रासो, इसके लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं नल्हा सिंह या नल सिंह। इसके बाद राणा रासो, इसके लेखक हैं दयाल दास। और रतन रासो, इसके लेखक हैं कुंभकर्ण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है जगदिनोद। तो जगदिनोद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पद्माकर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। इसके बाद भाषा भूषण, इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। इसके बाद भाव विलास, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देवकवि। और फिर अलंकार माला, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरति मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, भाषा भूषण और भाव विलास। तो भाषा भूषण के लेखक हैं जसवंत सिंह और भाव विलास के लेखक हैं देवकवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं तो इनको मिलान करना है। तो पहले आता है आरस सो आरत संभारत न शीस पर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पद्माकर। अली हो तो गई जमुना जल को, इसके लेखक हैं मंडन कवि। जाथल किने बिहार अनेकन, तो जाथल किने बिहार अनेकन, इसके लेखक हैं आलम। और फिर वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, इसके लेखक हैं ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आता है नचिकेता। ये किसके अंतर्गत आता है? नचिकेता। तो ये आता है आत्मजयी के अंतर्गत। फिर जामवंत, ये किस रचना का पात्र है? तो ये राम की शक्ति पूजा का पात्र है जामवंत। फिर मानव, ये किस रचना का पात्र है? तो ये कामायनी का पात्र है। मानव के अलावा मनु, श्रद्धा, ईड़ा भी जो है ये कामायनी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र है। और फिर वज्र कीर्ति, ये किस रचना का पात्र या किस काव्य का पात्र है? वज्र कीर्ति। तो ये असाध्य वीणा, असाध्य वीणा के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले विष्णुप्रिया, इसके लेखक कौन है? विष्णुप्रिया। तो इसके लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। इसके बाद आराधना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर दीपशिखा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और फिर लोग भूल गए, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आते हैं दिनकर। इन्होंने कौन से काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो इन्होंने लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा इन्होंने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद सांध्य काकली, इसके लेखक कौन है? सांध्य काकली। तो इसके लेखक हैं निराला। इसके बाद लोकायतन, इसके लेखक कौन है? तो लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और फिर निर्जा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, इनको जो है मिलान करना है। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, इसके लेखक कौन है? ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और ये कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओ चिंता की पहली रेखा, पहली पंक्ति कई बार पूछा गया है। तो ये जो है कामायनी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण, इसके लेखक कौन है? तो कन्येगत
कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये सरोज स्मृति से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप का आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, तो ये लिया गया है उर्वशी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिस गया वो भीतर, ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो इसके लेखक कौन है? तो पीस गया वो भीतर, ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो इसके लेखक हैं, तो ये ब्रह्म राक्षस के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में जो है पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाओं के नाम, तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है गजाधर बाबू। तो गजाधर बाबू के पात्र कौन से रचना के अंतर्गत आते हैं? तो ये वापसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सिद्धेश्वरी, ये किस रचना के अंतर्गत आती है? सिद्धेश्वरी। तो ये दोपहर का भोजन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बिरजू, ये किस कहानी का पात्र है? बिरजू। तो ये लाल पान की बेगम का पात्र है। इसके अलावा चंपिया भी जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है लाल पान की बेगम का। इसके अलावा जंगी की पोतोहू और भी बहुत सारे पात्र हैं। फिर जोखू, ये किस कहानी का पात्र है? जोखू। तो ये ठाकुर का कुआं के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में वन्य विषय के बारे में कहा गया है और सूची 2 में उपन्यासों के बारे में, तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है मृत्यु से साक्षात्कार। ये कहाँ कहा गया है? मृत्यु से साक्षात्कार। तो ये कहा गया है अपने अपने अजनबी में। कर्नट जाति का जीवन यथार्थ। तो कर्नट जाति का जीवन यथार्थ ये कहाँ कहा गया है? तो ये कहा गया है कब तक पुकारूं में। इसके अलावा जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली। तो जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली ये कहाँ कहा गया है? तो ये कहा गया है रतिनाथ की चाची में। और फिर दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का चित्रण ये कहाँ कहा गया है? तो दलित जीवन की नाटकीयों वास्तविकताओं का चित्रण ये कहाँ कहा गया है? तो ये कहा गया है नाच्यो बहुत गोपाल में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले आते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने लिखा है राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। इसके बाद हिंदी का सामयिक साहित्य। इसके लेखक कौन है? हिंदी का सामयिक साहित्य। तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर कुछ उथले कुछ गहरे। इसके लेखक कौन है? कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसके लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। और फिर कला साहित्य और समीक्षा। कला साहित्य और समीक्षा। तो इसके लेखक हैं भगीरथ मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के बारे में कहा गया है और सूची 2 में उनके विषयों के बारे में। तो पहले आता है कोर्ट मार्शल। तो इसका विषय क्या है? तो कोर्ट मार्शल का विषय है जातिवाद। इसके अलावा कामना, इसके अंतर्गत आती है भोगवाद। फिर 8वां सर्ग, इसके अंतर्गत आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिर माधवी, इसके अंतर्गत आती है स्त्री विडंबना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कोर्ट मार्शल इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है जातिवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिलान करना है आपको। सूची 1 में पात्रों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में रचनाओं के बारे में। तो पहले आता है ऋषि। तो ये किस रचना का पात्र है? ऋषि। तो ये आता है रात का रिपोर्टर के अंतर्गत। फिर मोतीराम, ये राग दरबारी के अंतर्गत आता है। फिर भवेशनाथ, तो ये परति परिकथा के अंतर्गत आता है। और फिर कुंतल, ये अर्धनारेश्वर के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के बारे में कहा गया है और सूची 2 में रचनाकारों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अरे यायावर रहेगा याद। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, कई बार पूछा गया है। अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञ। फिर देहरी भई विदेश, इसके लेखक कौन है? देहरी भई विदेश, तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। फिर वसंत से पतझड़ तक, तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी। और फिर मेरी तिब्बत यात्रा, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अरे यायावर रहेगा याद और मेरी तिब्बत यात्रा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में आचार्यों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में उनके ग्रंथों के बारे में। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आते हैं उद्भट। तो इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? उद्भट। तो इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह का रचना किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं वामन। इन्होंने लिखा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। फिर रुद्रट, इन्होंने लिखा है काव्यालंकार। और फिर मर्मट, इन्होंने लिखा है काव्य प्रकाश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में से विकास शौरसेनी अपभ्रंश में क्या हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में विकास शौरसेनी अपभ्रंश में क्या हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुजराती भाषा का जो है इसका विकास हुआ था शौरसेनी अपभ्रंश के माध्यम से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन समय क्या है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन समय क्या है? तो इसका प्रकाशन समय है 1883। और यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सरोज का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1878 में, परंतु 1883 में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14-15 शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों के जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है। तो किस रचना में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14-15 शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कीर्तिलता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने क्या कहलवाया है? तो सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, तो इस तथ्य को तुलसीदास ने क्या कहलवाया है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव के द्वारा। तो शिव के द्वारा जो है तुलसीदास ने ये तथ्य कहलवाया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था, पृष्टिमार का जहाज जात है, जो सको सो जाको कछु लेना हो सो लऊ। तो ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। तो ये कहा था विट्ठलनाथ ने। और यहाँ पे जो है सूरदास की मृत्यु के बाद ये कथन विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो सूरदास से संबंधित उक्त विचार किसका है? तो सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का अनुकरण है। तो सूरदास से संबंधित ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हयरथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। ये उक्ति किस कवि की है? तो हयरथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। तो ये उक्ति किस कवि की है? तो ये लिखा है पद्माकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप विसेखी। छाय कहूँ घन आनंद जान, सम्हारी की ठोर ले भुलनी लेखी। बूंदे लगे सब अंग दंगे, उलटी गति आपने पापिन पेखी। तो ये पंक्ति जो है इसमें इस सवैयों में विरहिणी नायिका की मनःस्थिति का चित्रण किया गया है। तो इसमें किस मनःस्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसमें जो है मार्मिक स्थिति, तो मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है इस सवैयों के माध्यम से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जती। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रातः सुख संवाद सन्निधि। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर, निराला, पंत एवं प्रसाद में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो दिनकर, निराला, पंत एवं प्रसाद में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आग और राग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला अंचल एवं परति परिकथा उपन्यास में से विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला अंचल एवं परति परिकथा उपन्यासों में से विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? तो ये मैला अंचल का अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण पात्र है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल, वयः, संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है। तो बाल, वयम, संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किसमें हुआ है या किस उपन्यास में ये हुआ है? तो ये हुआ है शेखर एक जीवनी उपन्यास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो इसके प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध एवं करबला में से प्रेमचंद का नाटक कौन सा है?
तो जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध और करबला में से प्रेमचंद का नाटक क्या है? तो इनका नाटक है करबला, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म एवं लालित्य मीमांसा में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म एवं लालित्य मीमांसा में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रबंध प्रभाकर। इसके लेखक हैं गुलाब राय। तो आपका प्रबंध प्रभाकर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप ये सभी जो निबंध संग्रह हैं इनके नाम आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान। तो शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान जो हैं ये प्रगतिवाद पुस्तक के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति का भेद क्या नहीं है? तो वक्रोक्ति का भेद क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उक्ति विन्यास वक्रता। ये वक्रोक्ति का भेद नहीं माना जाता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं कबीरदास, फिर नानक, फिर दादू और फिर सुंदरदास। तो पहले कबीरदास का आविर्भाव होता है, फिर नानक, फिर दादू और फिर सुंदरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी ललित ललाम, इसके लेखक हैं मतिराम। ये प्रकाशित हुई थी 1745 के मध्य। फिर शिवराज भूषण, ये प्रकाशित हुई थी 1730 में। फिर पद्माभरण, ये प्रकाशित हुई थी 1867 में। और फिर नवरस तरंग, ये प्रकाशित हुई थी 1874 में। तो पहले प्रकाशित हुई थी ललित ललाम, फिर शिवराज भूषण, फिर पद्माभरण और फिर नवरस तरंग। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं श्रीधर पाठक, इनका समय है 1859 से 1928। फिर मैथिली शरण गुप्त, इनका समय है 1886 से 1964। फिर आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1889 से 1962। और फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय है 1897 से 1962। तो पहले आते हैं श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर राम नरेश त्रिपाठी और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं बच्चन, इनका समय है 1907 से 2003। फिर अज्ञ, इनका समय है 1911 से 1987। फिर मुक्तिबोध, इनका समय है 1917 से 1964। और फिर रघुवीर सहाय, इनका समय है 1929 से 1990। तो पहले आते हैं बच्चन, फिर अज्ञ, फिर मुक्तिबोध, फिर रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी अपनी खबर, इसका समय है 1960। फिर नीड़ का निर्माण, फिर इसका समय है 1970। फिर जूठन, इसका समय है 1999। और फिर शिकंजे का दर्द, इसका समय है 2012। तो पहले प्रकाशित हुई थी अपनी खबर, फिर नीड़ का निर्माण, फिर जूठन और फिर शिकंजे का दर्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी शरणार्थी, इसका समय है 1948। फिर परिंदे,
इसका समय है 1959। फिर कामरेड का कोट, इसका समय है 1993। और फिर डायन, इसका समय है 1998। तो पहले प्रकाशित हुई थी शरणार्थी, फिर परिंदे, फिर कामरेड का कोट और फिर डायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी गंधमादन, ये प्रकाशित हुई थी 1972 में। फिर कामधेनु, ये प्रकाशित हुई थी 1990 में। फिर मराल, ये प्रकाशित हुई थी 1993 में। और फिर प्रकाशित हुई थी आगम की नाव, ये प्रकाशित हुई थी 2008 में। तो पहले गंधमादन, फिर कामधेनु, फिर मराल और फिर आगम की नाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आता है सज्जन, इसका समय है 1910-1911 के मध्य। फिर विशाख, इसका समय है 1921। फिर जन्मय जय का नाग यज्ञ, और इसके बाद ध्रुव स्वामिनी। तो पहले प्रकाशित हुई थी सज्जन, इसका समय है 1910-1911 के बीच में। फिर विशाख, फिर जन्मय जय का नाग यज्ञ और फिर ध्रुव स्वामिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आते हैं भट्ट लोलट, इन्होंने उत्पत्तिवाद का प्रवर्तन किया था। इसके बाद शंकुक, इन्होंने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था। इसके बाद भट्ट नायक, इन्होंने भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। और फिर आते हैं अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद का या अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी रस मीमांसा, इसका समय है 1949। इसके बाद आलोचना के मान, ये प्रकाशित हुई थी 1958 में। इसके बाद नई कविता, ये प्रकाशित हुई थी 1976 में। और फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, ये प्रकाशित हुई थी 1978 में। तो पहले रस मीमांसा, फिर आलोचना के मान, फिर नई कविता और फिर नई कविता और अस्तित्ववाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है लेखकों को रचनाओं के साथ। तो पहले आते हैं विजय सेन सूरी, इन्होंने लिखा था रेवंतिक गिरिरास। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेवंतिक गिरिरास के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं विजय सेन सूरी। फिर नरपति नालह, इसके लेखक कौन हैं? तो इन्होंने लिखा है बिसलदेव रासो। इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। और फिर चंदन बाला रास, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आसगु। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, पहले सूची में संप्रदायों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में प्रवर्तकों के बारे में। तो पहले आता है श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। फिर आता है रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। और फिर सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं निम्बाचार्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। सूची 1 में प्रबंध काव्य हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है चंडी चरित्र, इसके लेखक कौन हैं? चंडी चरित्र, तो इसके लेखक हैं गोविंद सिंह। फिर द्रोण पर्व, इसके लेखक हैं कुलपति मिश्र। फिर सुजान चरित्र, इसके लेखक हैं सुदन। और फिर हिम्मत बहादुर विरुदावली, तो इसके लेखक हैं पद्माकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रचना के बारे में कहा गया है और यहाँ पे रचनाकारों के बारे में, तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है प्रेम वाटिका। इसके लेखक कौन है? प्रेम वाटिका। तो इसके लेखक हैं रसखान। इसके बाद कवित रत्नाकर, इसके लेखक हैं सेनापति। फिर रस रतन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पुहकर कवि। और फिर तिल शतक, इसके लेखक हैं मुबारक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला के लेखक कौन है? बेला, तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर उत्तरा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर परिक्रमा, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और फिर चित्राधार, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काव्य पंक्तियों के बारे में कहा गया है और यहाँ पे रचनाकारों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, इसके लेखक कौन है? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में पात्रों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में उपन्यासों के बारे में। तो सबसे पहले आता है जयदेव सूरी। तो जयदेव सूरी, जयदेव पुरी के लेखक कौन? तो इन्होंने लिखा है, तो ये झूठा सच के अंतर्गत आता है जयदेव पुरी। इसके बाद चंद्र माधव, ये किस उपन्यास का पात्र है? चंद्र माधव, तो ये नदी के द्वीप के अंतर्गत आता है चंद्र माधव। फिर फूल बाबू, ये बलचनमा के अंतर्गत आता है। और फिर निर्गुनिया, ये किस उपन्यास के पात्र है? तो ये नाच्यो बहुत गोपाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है। सूची 1 में पात्रों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में कहानी के बारे में। तो सबसे पहले आती है आनंदी। तो ये किस कहानी की पात्र है? आनंदी, तो ये बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है आनंदी। इसके बाद दीनदयाल, ये जुलूस कहानी का पात्र है। इसके बाद डॉक्टर जयपाल, ये और फिर शंकर, ये सवा सेर गेहूं का पात्र है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। पहले सूची में रचनाओं के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में नाट्य रूप के बारे में। तो सबसे पहले आता है चंद्रावली। इसका नाट्य रूप क्या है या इसका विधा क्या है? तो ये नाटिका के अंतर्गत आता है। इसके बाद विशेष्य विशोषधम, ये भाण के अंतर्गत आता है। फिर एक घूंट, ये एकांकी के अंतर्गत आता है, एकांकी विधा के अंतर्गत आती है एक घूंट। और फिर करुणालय, ये गीतिनाट्य के अंतर्गत आता है, तो इसका साहित्यिक रूप है गीतिनाट्य, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। पहले सूची में आचार्य के बारे में कहा गया है और सूची 2 में ग्रंथों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अभिनव गुप्त, इनका नाम आता है अभिनव गुप्त। तो इन्होंने लिखा है ध्वन्यालोक लोचन। इसके बाद राजशेखर, इसके बाद काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजशेखर। इसके बाद व्यक्ति विवेक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महिम भट्ट। और फिर सरस्वती कंठाभरण, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भोजराज। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, काव्य मीमांसा और सरस्वती कंठाभरण,
इसके लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर और सरस्वती कंठाभरण, इसके लेखक हैं भोजराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसका है? तो जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से के राम से भिन्न हो गए, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किस प्रकार से किया है? तो विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किस प्रकार से किया है? तो उन्होंने युगल उपासना के माध्यम से इसका समावेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिव वैद गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोली ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेगी ही नास। तो ये दोहा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रामचरितमानस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका किस प्रकार की रचना है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका किस प्रकार की रचना है? तो ये फुटकर कविताओं का संग्रह माना जाता है। रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त कवि की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो ये स्वानुभूति और स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आती है। रीतिमुक्त कविता, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये किसी भी प्रकार के बंधन से जकड़े हुए नहीं थे। ये स्वानुभूति और स्वच्छंदता के रूप से जो है रचनाएं गढ़ते थे, जैसे घनानंद, आलम ठाकुर, ये सभी जो है ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीख सिखाई न मानती है, बर ही बंस संग सखनी के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलीन को रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैये में नायिका की सखी का भाव किस प्रकार से व्यक्त हुआ है या किस प्रकार से कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपालंभ के माध्यम से इसको कहा गया है, इस पंक्ति को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम से। तो घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम से। लाल लाल कुहरा कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंधेरे में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंबद कविता से संबंधित पात्र है। तो प्रियंबद जो है ये किस कविता से संबंधित पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका असाध्य वीणा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। असाध्य वीणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है प्रियंबद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1935, 1935। 1935 में मधुशाला का प्रकाशन समय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा की भी, ये कथन किसका है? तो भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा की भी,
ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये कथन कई बार पूछा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास, और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामाध्यात्म की समस्या कहाँ उठाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी रचना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वेश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ये पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरणगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? तो ये कहा है अज्ञा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक नारी अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या नहीं, इसीलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती नहीं है, इसीलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो इसके लेखक है कमलेश्वर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किसमें हुआ है? तो ये हुआ है मैया दास के माड़ी उपन्यास में। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में, इनमें से जीवनी नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रेमचंद के जीवनी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेरी पत्नी और भेड़िया। बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में, ये मुंशी प्रेमचंद के जीवनी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किसमें है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद किसका है और कहाँ से लिया गया है? तो अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से, और ये कहा है चाणक्य ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये संवाद कहा है पात्र चाणक्य ने, और ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक में आया है। तो सुरेंद्र वर्मा के कौन से नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न लाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8वां सर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रस्त निष्पत्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रस्त निष्पत्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध ये
वाक्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाट्य शास्त्र से लिया गया है और इसके लेखक हैं भरत मुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विभावना। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में से रस का अवयव नहीं है। तो भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में से रस का अवयव कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाव, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लेष, माधुर्य, शक्ति एवं समाधि में से काव्य गुण कौन सा नहीं है? तो श्लेष, माधुर्य, शक्ति एवं समाधि में से काव्य गुण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शक्ति, ये काव्य गुण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी श्लेष, माधुर्य और समाधि जो है ये काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, ये कथन किसका है? तो काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में अध्याय कितने हैं? तो पोएटिक्स में अध्याय कितने हैं जिसके लेखक हैं अरस्तु? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 26। कुल 26 अध्याय हैं पोएटिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। ये जो है ये मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 5 हम शुरू करेंगे और कल भी हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।